16 मार्च को जो सेकंड शिफ्ट के अंदर आईआईटी मेन परीक्षा हुई थी, उसका जो फिजिक्स का मेमोरी बेस्ड पेपर है, उसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो जैसा कि पहला दिख रहा है कि ये लॉजिक गेट्स हैं, इसमें ये आपके पास यहाँ पे एंड गेट्स बनाए गए हैं, नॉर गेट्स, नंड गेट्स बनाए गए हैं। ये एंड गेट का जस्ट अपोजिट कर रखा है। तो यहाँ पे पूछा है कि इस जगह पे आउटपुट क्या होएगा। तो इस जगह पे जो आउटपुट है वो जो निकल के आ रहा है वो एक नॉर गेट का आउटपुट निकल के आ रहा है, क्योंकि आप खुद यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 1 1 देंगे तो यहाँ पे जस्ट उसका जो है अपोजिट निकल के आएगा। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे एनालिसिस करने पर कि यहाँ पे अगर आपने 1 दिया तो यहाँ पे भी 1 जाएगा, यहाँ पे भी 1 जाएगा, तो आउटपुट यहाँ पे 1 आना चाहिए, लेकिन इन्वर्ट होके वो 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी अगर 1 दिया तो यहाँ पे भी एक 0 आएगा, 0 0 जाएंगे तो यहाँ पे 0 आउटपुट आ रहा था तो 1 आ जाएगा। फिर 1 1 जो यहाँ पे इनपुट जाएगा उसका रिजल्ट 1 आएगा, लेकिन नोट होकर के वो 0 आ जाएगा। तो यानी कि 1 1 देने पे यहाँ पे आपके पास जो है वो 0 आ रहा है। तो 0 0 भी देखेंगे तो उससे भी आ जाएगा, 1 0 देखेंगे चेक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे एक नॉर गेट का जो है वो एक रिजल्ट आउटपुट में आ रहा है। आगे का जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास एक डिस्क है, वो प्योर रोल कर रही है इंक्लाइन प्लेन पे रिलीज करने पर। तो उसका एक्सेलेरेशन का फार्मूला हम जानते ही हैं कि एक्सेलेरेशन का रिजल्ट रहता है। इसमें डिस्क का यहाँ पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देंगे तो रिजल्ट आपके पास जो है वो इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो इसका मैचिंग या इसका जो है कंपैरिजन आप इसके साथ करेंगे इस अमाउंट के साथ, तो एक्स की वैल्यू आपको 3 रिसीव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। जैसा कि एक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी एक सॉलिड चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रहती है कि k/3 kq² जो रहती है, तो उसी तरह पे अगर एक सॉलिड मास स्फीयर है तो उसकी जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो आपके पास माइनस में आएगी। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में हम जानते ही हैं, तो वो आती है आपके पास -3gm², k की जगह g आ जाएगा, q की जगह m आ जाएगा अपॉन 5r। तो ये वैल्यूज निकल के आती है। अब इस स्फीयर में सारे पॉइंट मासेस को एक दूसरे से स्प्लिट करके अगर दूर तक ले जाना हो तो जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होएगा। अगर सारे पॉइंट मास एक दूसरे से इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो फाइनल 0, इनिशियली ये थी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ये आ रहा है तो ये वर्डन होएगा। इसका कंपेरिजन करवाएंगे तो x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो आप एक कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से रिलेटेड है। जो एफिशिएंसी होती है T1 माइनस T2 बाय आपके पास T1 जो रहता है कि T1 माइनस T2 बाय T1, ये एफिशिएंसी होती है। तो T1 हायर टेम्परेचर पे जो आपका सोर्स रहता है, T2 जो लो टेम्परेचर पे आपका सिंक रहता है उसका टेम्परेचर है। एफिशिएंसी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 60%। तो यहाँ पे आपको हायर टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो यहाँ पे आप इसको केल्विन में रखेंगे कन्वर्ट करके, और केल्विन में कन्वर्ट करके जब आप यहाँ पे लोअर टेम्परेचर की केल्विन में वैल्यू निकालेंगे वो आएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ पे आपके पास। नेक्स्ट वन कि ये आपके पास एक रेडियो एक्टिविटी पे आधारित क्वेश्चन है कि इसका हाफ लाइफ जो है वो 20 मिनट्स का है। तो T1 टाइम के अंदर 1/3 न्यूक्लियाई डिकेड हो गए तो 2/3 रह गए, और जैसा कि कह रखा है कि फर्दर T2 टाइम इंटरवल में आपके 2/3 डिकेड हो गए तो यानी कि 1/3 रह गए। तो इट मींस आपके हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई जो है, यहां से अगर बात करें कि पहले 1/3 रिमेनिंग रह गए और फिर आपके पास 1/3 डिकेड हो गए तो 2/3 रिमेनिंग रह गए और फिर आपके पास 1/3 रिमेनिंग रह गए, तो यानी कि ये जस्ट ये वाला अमाउंट इस अमाउंट का हाफ हो गया है। तो ये अमाउंट से ये अमाउंट होने में टाइम आपको हाफ लाइफ का लग रहा है। तो ये हाफ लाइफ 20 सेकेंड्स का है। तो इन दोनों टाइम के इंटरवल का जो वैल्यू रहेगा T2 और T1 के बीच का वो 20 मिनट्स हो जाएगा। ये डैम्पिंग एसएचएम के ऊपर आधारित सवाल है। तो डैम्पिंग एसएचएम रहा या फिर आपके पास एलआरसी ऑक्सीलेशन रहा, जो कि एसी सर्किट के अंदर होता है, डैम्प्ड एलसीआर ऑक्सीलेशन। तो उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ इस तरह से डिकेड होता है। ये वाला एक्सप्रेशन e⁻⁻bt, जो b एक आपके पास विस्कस कांस्टेंट आता है, डिवाइडेड बाय 2m, जो मास ऑक्सीलेशन कर रहा होता है उसका ये मास होता है। ये फार्मूला यूज कर लिया, मास की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, b कांस्टेंट दिया गया है और a की वैल्यू a0/2 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जस्ट हाफ होगी, कितने टाइम के बाद होगी हम यहाँ पे इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यहाँ पे आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंपैरिजन करके देखा है
कि अगर उनका आपके पास सेम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यानी कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस से उनको शूट किया गया है, तो उनकी एनर्जी तो सेम होएगी, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस उनको शूट करेंगे तो दोनों की एनर्जी की जो वैल्यू होएगी वो ईवी के बराबर हो जाएगी। लेकिन मास अलग अलग होने के कारण उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो उनके मास के इनवर्स के रूट के प्रोपोर्शनल में आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट, ये वैल्यू ये आ रही है, इसकी वैल्यू नियर अबाउट रेशियो में ये आ जाएगी, 43:1 के अबाउट आ जाएगी। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें बोला गया है कि अगर इस मीडियम का, यानी कि लेंस का जो मटेरियल है और सराउंडिंग जो मीडियम है, दोनों तरफ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अगर एक जैसा है तो फोकल लेंथ क्या होगी। तो इसकी फोकल लेंथ आपके पास इस फार्मूले से निकालते हैं, जब दोनों तरफ मीडियम सेम होता है, तो दोनों तरफ अगर सेम मीडियम है तो उसकी फोकल लेंथ आपके पास इनफाइनाइट आएगी, एक प्लेन स्लैब की तरह काम करेगा, क्योंकि मीडियम सेम है दोनों तरफ, तो लाइट में कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, लाइट स्ट्रेट आ रही थी तो स्ट्रेट ही चली जाएगी, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ जाएगी। ये रिवर बोट प्रॉब्लम का है कि स्टिल वाटर के अंदर वाटर की रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो मैन का या बोट का जो भी है, मैन बोला है तो मैन का वेलोसिटी स्टिल वाटर की रेस्पेक्ट में 12 किलोमीटर पर आवर है और वाटर करंट जो है 6 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रहा है। तो अगर यहाँ पे उसको मिनिमम ड्रिफ्ट करना है, यानी कि ठीक स्ट्रेट सामने जाना है, तो यहाँ पे उसको ऐसे स्विम करना चाहिए वाटर की रेस्पेक्ट में। तो वाटर की रेस्पेक्ट में जो उसकी वेलोसिटी 12 है उससे ऐसे स्विम करना चाहिए ताकि उसका एक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट जो है वो 0 हो जाए। तो यहाँ से ये अगर एंगल यहाँ से या अल्फा एंगल मान लें तो 12 sin अल्फा शुड बी इक्वल टू 6, तो उस मुताबिक अल्फा अगर 30 डिग्री आ जाता है तो यहाँ से बनने वाला टोटल ये थीटा का जो वैल्यू है वो अपने पास 120 डिग्री का हो जाएगा। तो वाटर करंट के साथ जो वो ठीक सामने वाले पॉइंट पे पहुंचना चाहता है 0 ड्रिफ्ट पे, तो वाटर करंट के साथ उसको वाटर की रेस्पेक्ट में 120 डिग्री का एंगल बना के जाना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि ब्लू येलो लाइट हैव, तो सेम उनकी ना तो फ्रीक्वेंसी रहती है, क्योंकि विब ग्योर के अंदर आप जानते हैं सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड की होती है, सबसे कम वॉयलेट की होती है, तो वेवलेंथ डिफरेंट होती हैं। स्पीड लाइट हर लाइट की सेम ही लेते हैं अपन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नियर अबाउट, तो फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग ही आएगी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सबकी स्पीड एक जैसी ही रहती है, सेम रहती है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर के अंदर आपने हाफ पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.2 है, तो आप इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहले इस हाफ पोर्शन का कैपेसिटेंस ये वाला लिखेंगे और फिर रिमेनिंग हाफ पोर्शन का जो इधर एयर है इसका कैपेसिटेंस आप लिखेंगे, इधर एयर वाले पोर्शन का वो ये आ जाएगा और दोनों एक दूसरे के सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास ये निकल के आ गया। इसमें के की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको अगर अपन यहाँ पे देखें कि कंपैरिजन कराने के लिए, तो x की वैल्यू जो है नियर अबाउट वो मेरे पास 3.04 के अबाउट आती है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 स्लैब ऐसे हैं और उसको किसी कूलेंट पे रख दिया या ठंडी जगह पे रख दिया, आइस ब्लॉक पे रख दिया, तो नो डाउट टेम्परेचर एकदम डाउन होएगा, ठंडे आइस पे रखा है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। डायमेंशन अगर जैसा कि बोला गया है सेम है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण अगर एक्सपेंशन होता तो ये आउटर आती, ये वाली बाहर आती अगर गर्म करते तो, और अल्फा वाली अंदर आती, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो ये नहीं होएगा। कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो जस्ट इसमें कॉन्ट्रैक्शन कम होगा और इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा अल्फा होने के कारण। तो अब सिचुएशन ये वाली होएगी कि ये लेफ्ट की तरह थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, 2 अल्फा अंदर की तरफ और अल्फा बाहर की तरफ, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग पॉइंट चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगता है वो कोई वर्क नहीं करता, क्योंकि वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है। तो उसकी जो सप्लाइड पावर होती है मैग्नेटिक फोर्स की मूविंग पॉइंट चार्ज पे, वो पावर 0 होती है, क्योंकि पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो कोई पावर सप्लाई करेगा ही नहीं। तो उस मैग्नेटिक फोर्स का पर सेकंड में किया गया चार्ज पार्टिकल पे वर्डन हमेशा 0 ही आएगा। अब ये जो आपके पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, हालांकि स्क्वायर की शेप में है, तो ये अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव कर रहा है तो इसके अंदर कितना ईएमएफ डेवलप होएगा। तो इस सर्टेन स्टैंड पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस x के साथ वेरी कर रहा है, तो इस वाले वायर के अक्रॉस तो ईएमएफ डेवलप होएगा ही नहीं, इसके पास और इसके पास ईएमएफ डेवलप होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो ईएमएफ होता है वो होता है V क्रॉस B डॉट L। तो अगर इसके लिए मैं बात करूं, इसकी वेलोसिटी इधर है, B अंदर है, तो V क्रॉस B
इधर आएगा और L के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो चीज जीरो आ जाएगी। सेम इसमें भी यही होएगा। और इसके लिए अगर इस मूवमेंट पे देखें तो इस जगह x की वैल्यू जीरो है तो इसके ऊपर b की वैल्यू काम करेगी नहीं, क्योंकि b x के साथ वेरिएबल है, इधर x जीरो है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन b का वैल्यू होएगा ही नहीं। तो इस फ्रेम में जो भी ईएमएफ डेवलप होएगा वो इस वाले वायर के अक्रॉस डेवलप होने वाले ईएमएफ के बराबर होगा। और इस वाले वायर के अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होगा, इस जगह x की वैल्यू आप d रख दीजिए, तो इस सर्टेन स्टैंड पे इस वाले वायर के अक्रॉस इसके ऊपर कितना b है वो मिल जाएगा। इसकी वेलोसिटी b है और इसकी लेंथ जो है वो d के बराबर है, तो इसके ऊपर डेवलप ईएमएफ इस वायर के अक्रॉस जो होएगा वो आ जाएगा। वही फ्रेम में डेवलप होने वाला टोटल ईएमएफ होएगा। अब ये आपके पास एक ब्लॉक था 5.99 kg का, इस पे 10 ग्राम का बुलेट आकर के पेनिट्रेट हो जाता है इसके अंदर, तो ये कुछ सर्टेन हाइट तक ऊपर जाता है। वो जो हाइट है वो 9.8 मीटर की दे रखी है। तो ये बताना है कि ये कितनी स्पीड से आ रहा होगा, इसकी स्पीड टकराने से पहले कितनी थी, ये बताना है सवाल में। तो यहाँ पे जब आके पेनिट्रेट होएगा तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इस ब्लॉक और बुलेट को एक सिस्टम माने या पार्टिकल को एक सिस्टम माने तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करने के बाद में आप यहाँ पर इसकी स्पीड v1 मान सकते हैं। दिस इज द स्पीड v1 और इस v1 की वैल्यू, क्योंकि अभी कंबाइंड मास हो जाएगा 6 किलोग्राम का, 5.99 kg के अंदर अगर 10 ग्राम जुड़ जाएंगे तो 6 किलोग्राम हो जाएगा। और ये अगर किसी सर्टेन हाइट h तक जाता है तो इस v1 की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। और फिर यहां से आपके पास ये v आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये कितनी स्पीड से आकर के इससे टकराया था, अगर ये h हाइट तक जाता है तो v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा और मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगेगा। ठीक है, दो चीजें लग जाएंगी, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन है और मोमेंटम कंजर्वेशन में आप जो है ये v1 की वैल्यू की टक्कर के बाद ये पूरा 6 किलोग्राम का सिस्टम कितनी स्पीड से चलेगा ये आप निकाल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन रख के। तो मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन से हाइट की फॉर्म में v1 की वैल्यू आ गई। हाइट मालूम है तो v1 मालूम पड़ जाएगा। अब ये कम्युनिकेशन का सवाल है कि भाई ये यहाँ पे कह रखा है कि रेडियस अर्थ का दे रखा है, फाइंड द रेंज ऑफ लाइन ऑफ लाइट कम्युनिकेशन बाय द स्पेस वेव। तो ये जो आपके पास इसमें जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांसमिशन एंटीना है, यहाँ पे रिसीविंग एंटीना है। तो हम जानते हैं कि ये जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, ये ट्रांसमिटेड एंटीना की हाइट, ये रिसीवर एंटीना की हाइट, ये हाइट ऑफ रिसीवर एंटीना। तो यहाँ पे आपके पास ये जो है अर्थ की रेडियस हो जाएगी, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो इस टर्म में आ जाती है। तो ये वाला आप रिजल्ट यूज करके आप अननोन की वैल्यू को फाइंड कर सकते थे। जो भी इसमें डाटा दिए होंगे तो उसको इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर पे आधारित क्वेश्चन है कि ये ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में इतना करंट जा रहा है और यहाँ पे इतनी वॉट की पावर रिसीव हो रही है। तो अगर इतनी वॉट का पावर अगर इसमें रिसीव हो रहा है तो इसके अक्रॉस डेवलप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालेंगे कि पावर डिवाइडेड बाय करंट, क्योंकि जो रिसीव्ड पावर होती है वो इसके अक्रॉस डेवलप होने वाला वोल्टेज इनटू इसमें बहने वाला करंट होती है। तो यहाँ पे जो रिसीव्ड आपके पास वोल्टेज आएगा, आउटपुट वोल्टेज, वो इतना आ रहा है, जबकि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट का दे रखा था। तो रिसीव वोल्टेज मेरे पास ज्यादा है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यही होता है कि सप्लाई वोल्टेज कम होता है, रिसीव वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा होता है। अब ये क्वेश्चन है कि भाई 500 जूल का हीट पैदा होता है किसी रेजिस्टेंस में जब 1.5 एम्पियर का करंट 20 सेकंड तक बहता है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और T टाइम तक यानी 20 सेकंड तक 1.5 एम्पियर का करंट बहा तो इसके अंदर 500 जूल की हीट पैदा हो गई। अब इसी रेजिस्टेंस में 20 सेकंड तक 3 एम्पियर का करंट बहेगा तो कितना हीट डेवलप होएगा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन लिख दिया। इस इक्वेशन में इसका डिवाइड किया तो H की वैल्यू आ जाएगी 2000 जूल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ये भी एनर्जी पे ही बेस्ड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। फाइंड द रेजिस्टेंस इफ एनर्जी डिसिपेटेड, किसी तार के अंदर, किसी रजिस्टर के अंदर इतने मिली जूल की एनर्जी यानी हीट एनर्जी पर सेकंड डेवलप होती है जब उसमें 1 मिली एम्पियर का करंट पास होता है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होएगा। तो हम जानते हैं किसी भी रजिस्टर के अंदर आई करंट बहने पे जो पर सेकंड में हीट पैदा होती है या पावर कंज्यूम जो करता है वो रेजिस्टेंस वो ये करता है। यहाँ पे करंट दे रखा है, करंट रख दीजिए, पर सेकंड में डेवलप होने वाली पावर रख दीजिए, तो रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है कि दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, दोनों का हाफ लाइफ में, एक का हाफ लाइफ दे रखा है 54 मिनट्स, दूसरे का 18 मिनट्स, और कुछ टाइम के बाद में शुरुआत में दोनों की अमाउंट यानी दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम थे, t बराबर 0 टाइम पे जैसा कहा गया है मानने के लिए, तो मानेंगे हम।
तो इनिशियली दोनों के न्यूक्लियाई सेम है और कुछ टाइम के बाद ए के न्यूक्लियाई जो होते हैं वो बी के न्यूक्लियाई का 16 टाइम्स रह जाते हैं, यानी बी का डीके तेजी से हो रहा है, तो वो टाइम क्या होएगा? तो आप देख लीजिए, अगर शुरुआत में दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम थे तो मैंने सेम ले लिए, यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियाई सेम है, तो टी टाइम के बाद में ए के इतने होंगे, बी के इतने होंगे। अब ए के टी टाइम के बाद जो न्यूक्लियाई के रखा है वो बी के 16 टाइम्स है, तो ये रिलेशन यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। इस रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों के हाफ लाइफ दे रखे हैं, तो दोनों के डीके कांस्टेंट की वैल्यूज अपन हाफ लाइफ की टर्म्स में रखेंगे, तो यहां से टाइम टी की वैल्यू मेरे पास 108 मिनट्स में आ जाएगी। दैट्स ऑल। ये था 16 मार्च की इवनिंग के अंदर जो मेंस एग्जामिनेशन में फिजिक्स का जो पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन जो कि मेमोरी बेस्ड थे। थैंक यू।